हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और स्वागत है आपका हमारे चैनल में सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला में। यहाँ से आपको डेली क्लासेस दी जाती हैं और उन क्लासों के क्रम में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की क्लास। और उसमें भी आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हमने टॉपिक लिया है आज का वर्णमाला। ठीक है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल तक हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास क्लास में, हिंदी की क्लास में। ठीक है, तो करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट। क्लास में हमने लिया है यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला से रिलेटेड। तो आज की ये बेसिकली जो क्लास है थ्योरी क्लास है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और लास्ट तक पहुँचेंगे अपनी। उसके बाद में अगली जो क्लास हमारी होगी वो होगी आपकी इसी चैप्टर पे प्रैक्टिस की क्लास हम यहाँ से आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वर्णमाला की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है, ये वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध, सही है, और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मतलब जो भी वर्ण है, जैसे आपका ई ऊ का खा गा, ये इस तरीके से, मतलब इनको एक क्रम से लगाने पर और व्यवस्थित तरीके से इनको लेने पर जो आपकी एक वर्णमाला वो बनती है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह में रखने पर वर्णमाला कहा जाता है उसको। और इस वर्णमाला के जो जनक माने गए हैं, किसको माना गया है? महर्षि पाणिनि को। किसको माना गया है? महर्षि पाणिनि को जो है वर्णमाला का जनक माना जाता है। वर्णमाला में जो इसके भाग हैं, मतलब वर्णमाला किस किस को लेकर बनाई जाती है? तो बनाई जाती है आपके स्वर और आपके व्यंजन। किसी से लेकर के वर्णमाला बनाई जाती है? स्वर और व्यंजन को लेकर के जो है वर्णमाला बनाई गई है। तो बात करेंगे यहाँ स्वर के बारे में। सही है, स्वर क्या होती हैं, मतलब वोवल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्वर वे वर्ण हैं, स्वर क्या है? वे वर्ण हैं जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, अपने आप में फ्री होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और ये जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की ये सहायता नहीं लेते हैं, उनको बोला जाता है स्वर। और हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। सही है, कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, जिनकी कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्रा इन स्वरों की होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्या है, मतलब स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं बोलने के लिए, ये किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। और जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें कुल 11 स्वर हैं और इन 11 स्वरों की जो मात्राएं हैं वो कितनी हैं? 10 मात्रा हैं। तब एक स्वर कौन सा है जिसकी मात्रा नहीं होती है? वो है आपका छोटा आ। ठीक है, एक आ ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर? अब बात करेंगे इनके विभाजन की। स्वरों का विभाजन कितने तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो स्वरों का जो विभाजन है वो यहाँ पर 4 टाइप से करते हैं। ठीक है, स्वरों का विभाजन किया जाता है 4 टाइप से। कौन कौन से? एक तो मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर, किसमें? मात्राओं के आधार पर। सही है, फिर है एक दूसरा विभाजन क्या है यहाँ पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर, मतलब जो जीभ है, जिसमें जीभ का यूज होता है वर्ण बोलने में, उसके आधार पर। फिर एक मुख द्वार के आधार पर, मतलब मुख के खुलने से बंद होने से कुछ वर्ण आपके बोले जाते हैं, जो स्वर बोले जाते हैं, तो उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। और एक है होठों की स्थिति के आधार पर, जो आपके होठ हैं, होठ आपके खुले होंगे या बंद होंगे या किस तरीके से, तो उस हिसाब से जो है स्वरों का भी उच्चारण किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 4 टाइप से जो है स्वरों का उच्चारण, स्वरों का जो है विभाजन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस विभाजन को देखेंगे। इसमें पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो बात करते हैं मात्रा या फिर उच्चारण से किस कौन कौन से स्वर आपके बोले जाते हैं, वो कितने टाइप के स्वर होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है ह्रस्व स्वर। सही है, ह्रस्व स्वर। अब देखिए ये क्या होते हैं, इनके उच्चारण में जो है कम समय लगता है। ठीक है, बहुत कम समय लगता है, जैसे कि 1 मात्रा का समय। सही है, मतलब जिन स्वरों में केवल 1 मात्रा लगती है
उन स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आपका अ, ई, उ, ऋ, ये स्वर क्या आपके, ये हैं ह्रस्व स्वर। क्लियर? ये क्या है आपके? ह्रस्व स्वर। मतलब इनकी जो मात्राएं हैं वो केवल एक मात्रा है। ठीक है। अब बात करेंगे दीर्घ स्वर की। जो इसका दूसरा टाइप है वो कौन सा है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या है, इसमें एक मात्रा से अधिक का समय लगता है। सही है, एक मात्रा से अधिक का समय इसमें लगता है, यानी कि दो मात्राओं का। ठीक है, दो मात्रा का इसमें जो है समय लगता है, तो उन स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका आ, ई, सही है, ऊ, क्लियर है ना, ए, ऐ, औ, औ, सही है। तो ये जो है आपके स्वर हैं, ये आपके स्वर हैं दीर्घ स्वर। मतलब दो मात्राओं का समय जिन स्वरों में लगता है उनको दीर्घ स्वर, और जिसमें सिंगल मात्रा यूज होती है उसको ह्रस्व स्वर। एक टाइप हो रहा है इसमें प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर में जो है ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज़्यादा का समय लगता है। सही है, दो मात्राओं से ज़्यादा का भी समय लगता है उसमें। जैसे वो उसकी मात्रा इस तरीके से लेते हैं, जैसे आपको बोलना है राम या ओम। ठीक है, तो किसी को पुकारने में, है ना, किसी को पुकारने में जब हम पुकारते हैं तो उसमें जो लंबा खींचते हैं, मतलब ऐसे राम यहाँ को आओ, राम यहाँ को आओ, या ओम, तो उसमें जो है ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर। अब बात करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर हैं आपके? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अर्घ्य स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए जो आपकी जीभ है, जो जीभ है, तो उसके मतलब जीभ का जब हम स्वर का प्रयोग करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो जीभ का यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब किस तरीके से जीभ उच्चारण करती है उनका। तो जीभ के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, जिसमें है पहला अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ठीक है, ये जीभ का अग्रभाग काम करता है, उन स्वरों को कहते हैं आप क्या कहेंगे? अग्र स्वर। अब इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं अग्र स्वर में? ई, ए, ऐ। आप उच्चारण करके देखिए इनका। ई कौन सा भाग टच हो रहा है आपका जीभ का? आगे वाला, आगे वाला टच हो रहा ना, जैसे ई, ए, ऐ। ठीक है, ए, ऐ। तो ये कौन सा है? ये जीभ का इसमें अग्रभाग टच हो रहा है। सही है, स्पर्श कर रहा है अग्रभाग हमारा। तो ये स्वर हमारे हो जाते हैं अग्र स्वर। जीभ के अकॉर्डिंग अगर हम इनका देखेंगे तो ये स्वर कहलाएंगे आपके अग्र स्वर। एक होता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग काम करता है, जिनके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग काम करता है, उसको बोलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होगा आपका? अ, ए। सही है, यूज करके देखिए इसको, बोल करके देखना, उच्चारण करके देखो इसका, तो क्या आएगा इसमें? ए, बीच वाला भाग आपका इसमें काम करता है। उसके बाद में है पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या है? इसमें जीभ का कौन सा भाग काम करे, टच करता है, स्पर्श करता है, भाग काम करता है इसमें? पश्च, पीछे वाला। जैसे आ, उ, ओ, औ। सही है, तो इसमें कौन सा भाग है? जीभ का कौन सा भाग हम काम में ले रहे हैं इसमें? इसमें ले रहे हैं हम पीछे वाला भाग। आ, उ, ओ, ओ। तो ये स्वर कहलाए आपके पश्च स्वर। ये तो जीभ के आधार पे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब मुख द्वार मतलब मुख पूरा खुला है, आधा खुला है, या पूरा बंद है, या फिर आधा बंद है, उस आधार पे आपके स्वर कौन कौन से हैं? इसमें है आपके चार तरीके के। एक है विव्रत, सेकंड अर्ध विव्रत, थर्ड है अर्ध संवृत, फोर्थ है संवृत। तो यहाँ देखेंगे विव्रत सबसे पहले। विव्रत का मतलब है ओपन, जहाँ पे आपका मुंह जो है खुला होगा। जिन स्वरों को उच्चारण में आपका मुंह खुला होगा उसको बोलते हैं विव्रत स्वर। तो कौन सा ऐसा स्वर, कौन सा वर्ण है वो जिसमें जो है मुंह पूरा खुल जाता है? देखेंगे यूज करके। पूरा मुंह ओपन हुआ ना इसमें,
आ, सही है, आ। तो ये आ जो है आपका, ये आपका स्वर हुआ विवृत स्वर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर आ को हम बोलेंगे विवृत स्वर। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत कौन सा? अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुला होता है, मतलब पूरा नहीं खुलेगा। एक तो जैसे हमने बोला आ, पूरा मुंह खुल गया। अब इसमें जो है मुंह थोड़ा बंद रहेगा, हल्का सा खुलेगा, मतलब ना तो पूरा बंद रहेगा और ना ही पूरा मुंह खुलेगा, आधा मुंह खुलेगा इसमें। अर्धविवृत, ओपन हाफ, सही है, हाफ ओपन रहेगा इसमें। तो देखिए कौन कौन से इसमें, जैसे ए लगा ना, पूरा मुंह नहीं खुला, आधा खुला हुआ भी है और बंद भी नहीं है। ए है ना, ए। उसके बाद में अय, ओ, है ना। तो ये स्वर कौन से हुए आपके? ये हुए अर्ध विवृत, ये स्वर हुए अर्ध विवृत। अब फिर है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत ये कौन से स्वर कहलाते हैं? इनके उच्चारण में जो है, जो मुख होगा वो आपका आधा बंद रहता है, मतलब इसमें खुला नहीं होगा। भाई विवृत में तो जो है खुला होता है और संवृत में जो है इसमें बंद होता है, सही है। तो अर्ध जब संवृत की बात करेंगे तो इसमें मुंह जो है आधा आपका बंद रहेगा। जैसे ए ए ए बोल के देखिए, उच्चारण करो इसका, ए ओ। तो ये क्या हुए आपके अर्ध संवृत। ये स्वर कौन से हुए? अर्ध संवृत स्वर। क्लियर? फिर है नेक्स्ट संवृत। इसमें क्या होता है? इसमें जो मुख है, मुख द्वार जो है आपका, वो क्या रहेगा? इसमें पूरी तरीके से बंद रहेगा, सही है, लगभग बंद रहता है इसमें। तो वो स्वर कहलाते हैं आपके संवृत स्वर। जैसे ई ई उ ई उ। इसमें जो है लगभग मुंह जो है आपका, मुंह जो है वो लगभग बंद सा रहता है, सही है। तो ये स्वर कहलाए आपके संवृत। दो टाइप यहाँ पर स्वरों के बारे में हो गए, कौन कौन से? एक तो जो है जीभ के आधार पर, और दूसरा जो है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जीभ के आधार पर कौन कौन से थे? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, सही है। अग्रस्वर में कौन कौन सा था? ई ए ऐ, और मध्य स्वर में अ, और पश्च स्वर में अ उ औ। ये हो गए आपके जीभ के आधार पे। फिर सेकंड हमने देखा यहाँ पे मुख द्वार खुलने के आधार पे। इसमें थे विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत में कौन सा हुआ? जिसमें मुख पूरा खुला हुआ, अर्धविवृत में कौन सा हुआ? जिसमें मुख जो है आधा खुला होता है, सही है, जैसे औ, ये अर्धविवृत हुआ। फिर अर्धसंवृत जिसमें मुख द्वार जो है आधा बंद होता है, जैसे ए ओ, सही है। और संवृत में जो है मुख द्वार पूरी लगभग बंद होता है, इसमें वो होता है ई उ। अब बात करेंगे ओठों की स्थिति के आधार पे। ओठों की स्थिति के आधार पे, सही है, ओठों की स्थिति के आधार पे। तो जो आपके होठ होते हैं उनकी स्थिति से भी जो है इन्हें बांटा गया है। एक मिनट, क्या हुआ यार? चलिए थोड़ा, ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। फिर जो आपके होठ हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो है अवृतमुखी और एक होता है वृतमुखी। अवृतमुखी और वृतमुखी। तो अवृतमुखी कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृतमुख या गोलाकार नहीं होते, सही है। इनमें जो है, जो जब उच्चारण करेंगे वर्णों का, तो उसमें जो होठों का जो शेप है वो गोलाकार नहीं होगा इसमें, सही है, मतलब वृत्त के आकार में नहीं होगा, तो उनको बोलते हैं अवृतमुखी। और जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो हमारे होठ हैं वो एक गोल, मतलब वृत्त टाइप हो जाते हैं, गोलाकार हो जाता है इनका शेप, तो वो कहलाते हैं हमारे वृतमुखी। तो देखते हैं वृतमुखी में, अवृतमुखी में कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे इसमें स्वर के? तो ये है आ ई
ए आई। तो देखिए इसमें जो शेप आ रहा है निकल करके ओष्ठ का, वो कैसा निकल रहा है, ये व्रत में नहीं बनना है ना, ये जो है व्रत में नहीं बनना है। तो ये हुए आपके अव्रतमुखी वर्ण। उसके बाद अगर व्रतमुखी वर्ण की बात करेंगे हम, तो इसमें जो होठों का शेप होगा वो कैसा होगा, व्रत में बन के आएगा। जैसे ऊ, देखिए गोल गोल होठों के ऊ ऊ ओ औ। सही है, ये हुए आपके कौन से, व्रतमुखी। तो यहाँ देख लिया हमने सभी स्वर किस किस तरीके से स्वरों का विभाजन किया जाता है। एक तो आपके हो गया मात्रा के आधार पर, मात्रा में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा हो गया जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तीसरा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, है ना, मुख द्वार के खुलने के आधार पर उसमें कौन कौन से हैं आपके, संवृत स्वर, सही है, अर्धसंवृत और विव्रत, अर्धविव्रत। क्लियर है ना ये। और फिर तीसरा चौथा लिया था हमने यहाँ पर कौन सा लिया था हमने चौथा, ओठों की स्थिति के आधार पर, जिसमें अव्रतमुखी और व्रतमुखी। तो स्वरों का जितना भी विभाजन जिस तरीके से भी हो सकता है वो यहाँ पर सब अपनों ने देख लिया है। अब बात करेंगे अगले वर्ण के बारे में जो है आपके व्यंजन। तो देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। ये जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है उनको जो है व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए आप कै का उच्चारण अगर करेंगे तो ये इसमें एक ध्वनि आ रही है आपकी आगी, कै का आ, है ना, खा आ, उसमें आगी लास्ट में जाकर के आपको ध्वनि सी मिलती है हल्की सी। तो मतलब इनके उच्चारण में जो है स्वरों की सहायता दी जाती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और ए के बिना, हाँ देखिए ये आ के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये तो हर व्यंजन में आपका मिलेगा ही मिलेगा। सही है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है। कितने व्यंजन माने जाते हैं, 33 माने जाते हैं। लेकिन दो व्यंजन आपके हैं द्विगुण व्यंजन, ड और ढ, ड़ और ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। इनको मिलाकर के संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 35 इनकी संख्या हो जाती है व्यंजन की। चलिए देखते हैं अब इन व्यंजन का जो विभाजन है वो किस किस तरीके से किया गया है। सही है। तो देखिए ये हमारे पहले टाइप है इसमें स्पर्श व्यंजन। सही है। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो इनको हमने बांटा है 5 ग्रुप में, 5 वर्ग में, जो कि आपका क्या वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हमने यहाँ लिए हैं। का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, मतलब कचट तप। क्लियर। अब देखेंगे जो का वर्ग हैं उसमें कौन कौन से व्यंजन हैं। तो इसमें का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, गा, ड। ये जो 5 वर्ण हैं ये आपके का वर्ग के वर्ण हो गए। अब इन का वर्ग के जो व्यंजन हैं इनका जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है, वो होता है कंठ से। एक बार आप बोल के देखिए तो लगेगा आपको कि जो हम का उच्चारण कर रहे हैं वो कंठ से कर रहे हैं। सही है। जो ये कंठ, गला, क्लियर ना। तो यहां से इनका उच्चारण हो रहा है। ट्राई करके देखिए आप, का, खा, गा, गा, ड़ा, ये सब एक ही जगह से उच्चारण हो रहा है इनका, कहाँ से, कंठ से। सही है। इतना क्लियर हुआ। पहले इनका उच्चारण के बारे में बात करते हैं, फिर बाकी बाद में इसके बारे में देखेंगे जो आपके अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण या फिर नासिक्य, इनके बारे में भी बाद में अभी डिस्कस करेंगे हम। पहले सिर्फ इनका ये देख लेते हैं कि किस वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। तो का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से, कंठ से। अब बात करते हैं चा वर्ग की। तो चा वर्ग आपका कौन सा है, चा, छा, जा, झा, या। देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है इनका, चा, छा, जा, झा, या। तो ये हो रहा है आपका तालु से। कहाँ से, तालव्य से, तालु से। तो क्या बात समझ निकली यहाँ सर के। चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। कौन कौन से वर्ण है इसमें, चा, छा, जा, झा, या। तालु मतलब जीभ का जो ऊपर वाला भाग है।
जीभ से ऊपर का जो भाग है आपका इसमें मुंह के अंदर, वहाँ पे देखिए वहाँ जाकर के टच होता है ये चा छा, बिना उसके नहीं बोलिएगा जब तक आप उसको नहीं करेंगे तो वहाँ पे। ये क्लियर। अगला वर्ग है इसमें टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा। मूर्धा। कौन कौन से वर्ण है इसमें? टा, ठा, डा, ढा, ना। सही है। टा, ठा, डा, ढा, ना, ये सब एक ही जगह से बोले जाते हैं ये वर्ड। और कहाँ से उच्चरित होते हैं? ये मूर्धा से। ये क्लियर। अगला है ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतीय, दंत। देखते हैं उच्चारण करके इनका। देखिए ता, था, दा, धा और ना, ये सब कहाँ से बोले जा रहे हैं? दंत। मतलब जो जीभ है, अगला भाग जीभ का, वो कहाँ पे टच कर रहा है? वो दांतों को टच कर रहा है। सही है, देखिए ऊपर वाले दांतों पे। ता, था, दा, धा, ना। अगर आप दांतों पे टच नहीं करेंगे तो इनका उच्चारण सही से नहीं होगा। चाहे करके देख लीजिए आप। फा, तालू पे अगर लगा कर बात करते हैं, ता को अगर हम तालू से टच करके बोलें अगर ता को, तो नहीं बोल पाएंगे इसको। कैसे? नहीं बोल पा रहे भाई, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। सही है, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंतीय, मतलब दंत। दंत पे जाकर के जीभ टच होती है, तभी इनको उच्चारण कर सकते हैं इनका। फिर अगला वर्ग है हमारा पा वर्ग। कौन सा? पा वर्ग। पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? ओष्ठ, होठ। तो इनमें जो जितने भी इसके पा वर्ग के अंदर वर्ण हैं उनमें यूज होता है होठों का। जैसे ट्राई करते हैं, देखिए पा, फा, बा, भा, मा। देखो पा अगर बोल रहे हैं हम तो दोनों होठ मिल रहे हैं, पा। फा बोलते हैं, फा, दोनों होठों का यूज हो रहा। बा बिल्कुल यूज हो रहा है, भा बिल्कुल यूज है, मा। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है ना। बस आप क्या करें इसमें, जब भी अगर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आप एक बार अच्छे से जो है बोल करके देखें इन्हें, कौन सा भाग टच होता है बोलने में इनके। बस वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर पा मैंने बोला तो पा में जो है होठों का यूज हुआ, पा। अगर मैं होठ का यूज नहीं करता हूँ इसमें पा में, तो देखिए सही से उच्चारण नहीं होगा इसका। बिना होठ खोले बोलिए, हो वाह, नहीं बोल पाएंगे। वाह, नहीं, अजीब ही साउंड आ रहा है निकल करके। सही है। तो इन सब का उच्चारण स्थान हमने देख लिया है। का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, और ता वर्ग का दंत, और पा वर्ग का ओष्ठ। चाहे तो इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए, कचट तप। कचट तप वर्ग की ट्रिक ये बना लीजिए आप, कचट तप। और उच्चारण स्थान की ट्रिक क्या बनेगी यहाँ पे? कतम दओ। क्या है इसका पहला वर्ग ले लें? का, ता, मा, दा, ओ, कतम दाओ। सही है। ये क्लियर हुआ यहाँ से। चलिए, अब ये तो बात कर ली हमने जो स्पर्श व्यंजन थे उनके उच्चारण स्थान की, किस वर्ग का उच्चारण और किस वर्ण का, किस व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। अब बात करेंगे कि जो ये का है अघोष, अब बात करेंगे यहाँ पर अघोष, अल्पप्राण और अघोष महाप्राण की। ठीक है ना। तो अघोष अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? का। अघोष अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण हैं? का, चा, टा, ता, पा। देखो इसको कैसे करते हैं, इसकी भी एक वो बना लेते हैं यहाँ पर ट्रिक। देखिए यहाँ पर अघोष, यहाँ भी अघोष है, यहाँ अघोष है, यहाँ अघोष है। तो ये कौन सा हुआ हमारा? फर्स्ट, सेकंड, इस कॉलम को ले लेते हैं थर्ड, ये कॉलम है आपका फोर्थ, और अगला कॉलम है आपका 5। सही है। ये हमने कॉलम ले लिए, पहले नंबर का कॉलम, दूसरे नंबर का कॉलम, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अघोष और अघोष, मतलब पहला और दूसरा कॉलम, पहला और दूसरे कॉलम, मतलब वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? आपके अघोष वर्ण होंगे। क्लियर ना। किसी भी स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग हैं आपके, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सही है, इनमें पहला और दूसरा जो वर्ण है इसमें, सही है, पहला
और दूसरा वर्ण जो है वो कौन सा है, वो अघोष है। वह कौन सा वर्ण हो गया, वो अघोष हो गया। जैसे पहला वर्ण ये हुआ का और खा, का वर्ग में का और खा क्या हुए, अघोष। अघोष की ट्रिक क्या बना लेते हैं यहाँ पे, अघोष की बना लेते हैं पहला और दूसरा। सही है। अघोष कौन से होते हैं, एक और दो। अघोष क्या होते हैं, एक और दो, एक और दो अघोष। क्लियर। अब जैसे चा वर्ग में आएंगे हम, तो चा और छा ये वर्ण क्या हुए आपके, अघोष। टा और ठा ये कौन से वर्ण हुए, ये भी अघोष वर्ण हुए। ठीक है। ता और था कौन से वर्ण हुए, ये अघोष। पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं अपने, पहले और दूसरे कॉलम की। तो टा और ठा ये क्या हुए, अघोष। ता और था ये भी क्या हुए, अघोष। पा और फा ये क्या हुए, ये भी अघोष व्यंजन हुए। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। मतलब जो वर्ग दे रखे हैं आपके स्पर्श व्यंजन में, उनका पहला और दूसरा वर्ण वो क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। अब इसके बाद में देखेंगे सघोष। तब ये देखिए, ये सघोष और ये सघोष, तो ये कौन कौन से कॉलम है, तीसरा, चौथा और पांचवा। सही है। अब क्या यहाँ से बात निकल कर क्या आई अपनी, कि जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, का वर्ग है, चाहे चा वर्ग है, या टा वर्ग है, ता वर्ग है, या पा वर्ग है, इनमें जो तीसरा, सही है, इनका तीसरा, चौथा और कौन सा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो वर्ण होंगे इस वर्ग के, सही है, वो क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। तो सघोष के लिए क्या ट्रिक ले लेते हैं हम यहाँ पर। सघोष के लिए क्या ले लेते हैं, यार चलता नहीं सही से। सघोष के लिए 3, 4 और 5। सघोष के लिए 3, 4, 5, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, सघोष। तब देखिए क्या कहलाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सघोष। अब सघोष में जब हम बात करेंगे क्या वर्ग में, तो कौन कौन से आएंगे, गा, घा, उणा। सही है। च वर्ग में जा, झा, या। टा वर्ग में डा, ढा, न। ठीक है। और ता वर्ग में दा, धा, ना। ये कौन से हैं, सघोष वर्ण है। और पा वर्ग में बा, भा और यहाँ पर मा। ये कौन से वर्ण कहलाए आपके, सघोष वर्ण। तो अब यहाँ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं भाई। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, जो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा वो तो आपका कहलाएगा अघोष। पहला और दूसरा वर्ण अघोष। और सघोष की जब बात करेंगे तो तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये कौन सा वर्ग ये कौन से कहलाएंगे, ये सघोष वर्ण कहलाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, पहला और दूसरा अघोष। यहाँ तक बात हो गई। क्या क्या अब तक क्लियर कर लिया हमने यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में। एक तो उनको उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चारण होता है इन वर्णों का, और कौन से अघोष होते हैं और कौन से सघोष होते हैं। देखें आगे। अब चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अल्प प्राण की। अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं और अल्प प्राण क्या होते हैं। यहाँ पर पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सही है। तब देखेंगे स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। सही है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 1, 3, 5, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, बस इसको याद रखिए। 1, 3, 5 क्या कहलाएंगे आपके अल्प प्राण, 1, 3, 5। अब यहाँ से आप चेक करके देख लीजिए। का पहले नंबर पे आ रहा है वर्ग में, चलिए फिर उसके बाद में खा दूसरे पे नहीं होगा, गा तीसरे पे, ये अल्प प्राण होगा। घा कौन से पे है, चौथे पे, ये भी नहीं होगा। और कौन सा होगा, ना, ये कौन से पे है, पांचवें पे। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो हो गया आपका अल्प प्राण। ऐसी चा वर्ग में देखेंगे, चा, छा नहीं है, जा और या, ये कौन से हुए, अल्प प्राण। टा वर्ग में टा, डा, ना, ये कौन से हुए आपके अल्प प्राण। ता वर्ग में ता, दा और ना, ये कौन से हुए आपके अल्प प्राण। ये कौन से हुए आपके
अल्पप्राण, ठीक है। ये वर्ण अल्पप्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, बस ये रट्टा मान लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, सही है। पहला और दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा यह है सघोष। इसी टेबल से सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, कहाँ से नहीं होता है, ये सब इसी टेबल से सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद पा वर्ग, पा में पा, बा और मा, सही है, पा, बा और मा, ये क्या हो गए आपके अल्पप्राण। अब बढ़ेंगे महाप्राण की ओर, सही है। महाप्राण कौन से होते हैं, देखिए महाप्राण, महाप्राण ये कौन सा, पहला वर्ण, दूसरा कॉलम, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा, सही है। तो महाप्राण में कौन सा आया, दूसरा और चौथा, मतलब 2 और 4 महाप्राण, महाप्राण 2 4 2 4 2 4 कौन से महाप्राण, 2 4 महाप्राण, 2 4 महाप्राण बचे हैं बस उसके अंदर, ठीक है, 2 4 महाप्राण। अच्छा, अब देखते हैं जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो कौन सा होगा, महाप्राण। जैसे का वर्ग में खा और घा, कौन कौन से नंबर में, दूसरे और चौथे नंबर पे ये हो गए आपके महाप्राण। और छा और झा यह भी क्या हुए, महाप्राण। ठा और ढा महाप्राण, था और धा महाप्राण, फा और भा महाप्राण। बस इसी टेबल की आप प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, और ये जो है यहीं पे आपका सब क्लियर हो जाएगा, सही है। ये हो गए आपके महाप्राण। अब चाहे किसी भी एंगल से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, आप आराम से इस टेबल से कर ले जाएंगे आराम से, गॉट इट। और ये जो पंचम वर्ण होते हैं, ये वाले कौन से पंचम वर्ण, जो लास्ट वाले 5वें नंबर का जो कॉलम है आपका, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम नासिक्य, सही है। इनका उच्चारण देखना, आप करके देखेंगे तो नाक से होगा, या ना ड़ा ना मा, ये नाक से होता है तो इसको नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण को या 5वें वर्ण को नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्लियर हुआ, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। का वर्ग का उच्चारण कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण तालु से, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, और ता वर्ग का उच्चारण दंतीय से, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से, सही है। कर लें एक बार रिवीजन इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ अघोष की। अघोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा वर्ण, मतलब का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, ये क्या हुआ आपके अघोष। और सघोष कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा। और अल्पप्राण पहला और कौन सा, पहला और तीसरा और पांचवा, 1 3 5, 1 3 और ये 5, सही है। 1 3 5 अल्पप्राण, और 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अब। फिर आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या व्यंजन कहलाते हैं, सघोष अल्पप्राण। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके सघोष अल्पप्राण। अल्पप्राण होते हैं मतलब बहुत कम, इनमें टाइम लगता है बोलने में, ठीक है। अल्पप्राण अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या रा ला और वा, या रा ला वा, ये क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा। इनके उच्चारण की बात करेंगे, या बोलिए इसको, या करिए इसका उच्चारण, या कहाँ से हो रहा, तालु से। या रा कहाँ से हो रहा, रा दंतमूल से, सही है। और ला, ला देखिए इसका भी दंतमूल। वा 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 वा, सही है, क्या दंत और ओष्ठ, वा दोनों का इसमें यूज हो रहा। तो क्या अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, या रा ला वा। और कौन से व्यंजन होते हैं, सघोष अल्पप्राण। उच्चारण स्थान इनका हमने यहाँ देख लिया, सही है। चलिए आगे है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी कौन कौन से होते हैं, ऊष्म संघर्षी देखिए, शा शा सा, शा सा शा, ये कौन सी व्यंजन हुए, ऊष्म संघर्षी, क्लियर। और हा, ये हो गए आपके ऊष्म संघर्षी, क्लियर है ना, यहां तक। देखते हैं अब इनका उच्चारण कहां से कहां तक होता है, कहां से होता है इनका उच्चारण। शा का उच्चारण होता है शा, बोल के देखिए इसको, तालु से, शा। और इस शा का होगा शा, शा, इसका होता है मूर्धा से, सही है। और जो ये सा होता है इसको बोलते हैं सा, सा, ये होता है आपका दंतमूल से, सही है, जिसको हम छोटा सा बोलते हैं, ये दंतमूल से, क्लियर है ना। और जो आपका हा है
इसको हम बोलते हैं सघोष महाप्राण। क्या कहते हैं इसको? सघोष महाप्राण इसको हम कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने उच्छिप्त। उच्छिप्त कौन कौन से? ढ और ढ, ढ और ढ। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। सही है? कहाँ से होता? मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। और ढ कौन सा वर्ण है आपका? सघोष अल्प प्राण। कौन सा है ये? सघोष अल्प प्राण। सही है? दोनों ही कौन से होते हैं? सघोष होते हैं ये। और ढ अल्प प्राण और ढ महाप्राण, ढ महाप्राण। क्लियर? अगला है अयोग्वा। अयोग्वा वर्ण कौन से होते हैं? ये होते हैं दो। एक तो होता है अनुस्वार, जिसपे इस तरह की बिंदी लगी होती है, इसको हम बोलते हैं ये अंग। जैसे गंगा में लिखना है, गंगा, तो गंगा के ऊपर बिंदी लगाई हमने, तो ये इसमें किसका यूज हुआ? अयोग्वा का। वो सॉरी, हाँ अयोग्वा का, ठीक है। और उसमें भी अनुस्वार का। और एक होता है आपका विसर्ग। इसमें एक कौन सा होता है? इसमें विसर्ग। विसर्ग जिसके आगे दो बिंदी लगी होती हैं, जैसे हम लिखते हैं अतः, तो यहाँ पे दो बिंदे आए थे इसमें, अतः, तो ये कौन सा होता है आपका? विसर्ग। अयोग्वा कितने हुए? दो हुए। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, आगे। तो दोस्तों यहाँ क्लास हमारी यहाँ समाप्त हुई, और काफ़ी अच्छी क्लास यहाँ पे रही। उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ में आई होगी। ये टेबल बहुत अच्छे से आपने देख ली होगी। यहाँ से व्यंजन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे से आपको हमने यहाँ समझाने की कोशिश की, जितना भी हमसे एफर्ट लगा। तो दोस्तों लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और अगर जो भी आप सजेशन हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जो भी हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो जो हमारी होगी इस पर वर्णमाला पे प्रैक्टिस की हमारी वीडियो रहेगी, तो लेकर के आते हैं। तब तक हम अगली वीडियो बने रहें हमारे चैनल से।